खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखीमपुर खीरी तशद्दुद के मामले के ताल्लुक से ये खबर आपको बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने की अहम मुल्जिम आशीष मिश्रा की जमानत की अर्जी रद्द। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दी थी जमानत। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा। 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करे आशीष मिश्रा, कोर्ट का इस तरह से ऑर्डर दिया गया है। लखीमपुर खीरी के अहम मुल्जिम आशीष मिश्रा के ताल्लुक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अहम मुल्जिम आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर दिया है। इस पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, अब आशीष मिश्रा को सरेंडर करने का हुक्म दिया गया है। निश्चित तौर पे लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जिस तरह से हाईकोर्ट से उन्हें एक राहत मिली थी और उनकी जमानत हुई थी, लेकिन इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर आशीष मिश्रा को सरेंडर करना होगा और इसके साथ ही आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर एक नए सिरे से हाईकोर्ट को सोचना चाहिए। जी। मैं फिर से इस लाइन को दोहराना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आशीष मिश्रा की जमानत की अर्जी पर एक नए सिरे से विचार करे हाईकोर्ट। इसके साथ ही इस मामले में सुनवाई के दौरान में पीड़ित पक्षकारों के वकील दुष्यंत दवे ने आग्रह किया था कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट इस बात को कहे कि इस बार किसी अन्य पीठ को यह मामला ट्रांसफर किया जाए, मैटर जाए। लेकिन इस मामले की गंभीरता को देखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मामले पे कहा कि ऐसा आदेश पारित करना उचित नहीं होगा। हमें यकीन है कि वही जज दोबारा इस मामले को सुनना भी नहीं चाहेंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि फिलहाल जिस तरह से आज कोर्ट में सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट से, आशीष मिश्रा को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और 1 सप्ताह के अंदर में आशीष मिश्रा को अब सरेंडर करना होगा और जो भी प्रक्रिया है इस मसले पर अब हाईकोर्ट फिर से इस मामले पर जमानत अर्जी से जुड़े हुए मसले पर फिर से एक बार सुनवाई करेंगे और उसके बाद देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से दलीलें दी जाएंगी। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आज जो सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में वो काफी एक कहा जा सकता है काफी रोचक रहा और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक सुप्रीम फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट के फैसले को पलटा और कहा कि जो आशीष मिश्रा है उन्हें 1 सप्ताह के अंदर में सरेंडर करना होगा। अगर पूरी लखीमपुर खीरी अगर मामले की बात करें तो ये मामला काफी चर्चा का केंद्र हुआ था, क्योंकि उस वक्त में किसान आंदोलन चल रहा था और किसान आंदोलन के वक्त में इस तरह से ये मामला देखने को मिला था। ये मामला देश भर में काफी चर्चा का केंद्र बना था, लेकिन इस मामले पर हाईकोर्ट से थोड़ी सी राहत जरूर मिली थी आशीष मिश्रा को, लेकिन अब वो राहत खत्म होती फिलहाल दिख रही है और फिलहाल 1 सप्ताह के अंदर आशीष मिश्रा को सरेंडर करना होगा। जी, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हुए तशद्दुद मामले में पुलिस पर फायरिंग करने वाले मुलजिमीन समेत 21 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 9 बालिगों को भी हिरासत में ले लिया है, जबकि दीगर की शिनाख्त की जा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि तशद्दुद के मामले में दर्ज FIR की बुनियाद पर तफ्तीश की जा रही है। पुलिस का दावा है कि फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। तलाशी के दौरान इसके पास से तशद्दुद में इस्तेमाल होने वाला एक पिस्तौल भी बरामद हुआ है। 14 गिरफ्तार मुलजिमीन को रोहिणी अदालत में पेश किया गया, जहां 12 को अदालत और 2 को पुलिस की तहवील में भेज दिया गया है। कल रात दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थानिया जहांगीरपुरी तशद्दुद में जख्मी सब इंस्पेक्टर मैदालाल से मिलने उनके घर गए। राकेश अस्थानिया ने मैदालाल की बहादुरी की तारीफ करते हुए कहा कि पूरी दिल्ली पुलिस उनके साथ खड़ी है। जहांगीरपुरी में हुए पथराव के बाद आज फिलहाल ये सुबह का दृश्य मैं आपको दिखाऊं। आज फिलहाल आम जनजीवन फिलहाल सामान्य यहां पर दिख रहा है। जो रोड बंद थे उस रोड को खोल दिया है। तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल अपने अपने बिजनेस पर या अपने अपने काम पर जा सकते हैं। कल फिलहाल ये पूरे रोड को ब्लॉक किया गया था, किसी को निकलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन आज फिलहाल इस पूरे रोड्स को खोल दिया गया है। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो फिलहाल यहाँ पर एहतियात के चलते फिलहाल तैनात किए हैं। पैरामिलिट्री जो फोर्सेज हैं उनको भी तैनात किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली पुलिस ने ये तैनाती इसलिए की है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना होने पाए। लेकिन फिलहाल जो तमाम रोड्स ब्लॉक थे उनको फिलहाल खोल दिया गया है। तमाम देखिए बच्चे जो हैं वो फिलहाल स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि अब फिलहाल यहाँ की जो स्थिति है वो सामान्य है और उसी सामान्य स्थिति के मद्देनजर
सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल ये दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है। वहीं एक अपडेट और आपको जानकारी दे दूं कि आज ही इस पूरे मामले में असलम और अंसार नाम के जो 2 आरोपी हैं उनको रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में दोनों आरोपियों की और कस्टडी मांग सकती है, क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में ये बताया था कि अंसार और असलम ये 2 आरोपियों ने इनको जानकारी थी शोभा यात्रा की और इन लोगों ने ही इस पूरे मामले में पूरी प्लानिंग की थी। पुलिस को फिलहाल इस पूरे मामले में उन तमाम आरोपियों के सीडीआर रिपोर्ट्स यानी कि कॉल डिटेल्स रिपोर्ट्स जो है वो खंगालने हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगालने हैं। जो आर्म्स फिलहाल बरामद किया गया है उस बारे में भी जानकारी लेनी है कि आखिर उन तमाम लोगों को जो पिस्टल मिला है वो कहां से मिला है, और वो पूछताछ करनी है कि जो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है अंसार वो किसके संपर्क में था, क्या इसके पीछे कोई और लोग थे। इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल दिल्ली पुलिस जांच कर रही है और इसीलिए फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से आज कस्टडी मांगी जाएगी दोनों आरोपियों की। कैमरामैन कार्तिक के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं जहांगीरपुरी फसादात का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एडवोकेट अमृतपाल सिंह खालसा ने लेटर पिटीशन दायर करते हुए सीजीआई से जहांगीरपुरी फसादात की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा जज की सरबराही में एक कमेटी तश्कील देने की अपील की है। वहीं एडवोकेट विनी जंदल ने सुप्रीम कोर्ट में एक मुफाद आमा की अर्जी दाखिल करते हुए जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती और 7 मुख्तलिफ रियासतों में रामनवमी के मौके पर हुए तशद्दुद से मुतालिक मामलों की जांच एनआईए के सुपुर्द करने की अपील की है, ताकि मुल्क दुश्मन और बैनुल अक़वामी अनासिर के रवाबित का पता लगाया जा सके। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के एक वकील अमृतपाल खालसा की तरफ से एक लेटर पिटीशन सीजीआई को लिखी गई है और उस लेटर पिटीशन में ये मांग की गई है कि इस पूरे प्रकरण की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा करवाई जाए। हालांकि अपनी याचिका में उन्होंने ये भी कहा है कि जहांगीरपुरी हिंसा में शोभा यात्रा के दौरान जिस तरह पथराव हुआ उस पथराव को लेकर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करे और एक एसआईटी का गठन करे जो इस पूरे मामले की जांच करे। देखना बेहद अहम होगा कि मामला जब देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच गया है तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में जल्द सुनवाई करता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में एक वकील विनी जिंदल ने भी याचिका दाखिल की है और इस याचिका में उन्होंने न केवल जहांगीरपुरी बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात इन तमाम जगहों पर जो शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ है उस पथराव की जांच को लेकर एनआईए की जांच की मांग की है। दोनों याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई हैं। देखना बेहद अहम होगा कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। कैमरामैन कार्तिक के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। महाराष्ट्र में एमएनएस की लाउडस्पीकर से अजान की मुखालफत और लाउडस्पीकर निकालने की धमकी का अभी से असर देखने को मिल रहा है। अमरावती जिले के अछलपुर में झंडा लगाने को लेकर हालात कशीदा हो गए। गुज़श्ता शब कुछ शरपसंदों ने शहर के दुल्हा गेट पर परचम लहराया, जिसके सबब देखते ही देखते शहर की हालात कशीदा हो गए, जिसको देखते हुए शहर में दफा 144 नाफिज कर दिया गया। अभी हालात पूरी तरह से काबू में है। वहीं पुलिस ने आवाम से अफवाहों पर तवज्जो न देने और अमन अमान कायम रखने की अपील की है। ऐसा नहीं है, कोई अगर बाला साहब की कॉपी करना चाहता है तो तुम क्या कर सकते हो। उद्धव ठाकरे साहब ने तो मराठवाड़ा में इतनी सभाएं ली है क्योंकि हमको जनता का समर्थन है, हमको दिखावा नहीं करना पड़ता है, हम करते हैं। अगर कोई किसी के स्पॉन्सरशिप से राजनीति करता है तो उनको करने दीजिए। शिवसेना अपनी ताकत पर, अपने बलबूते पर देश की और महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा करते आई है और करती रहेगी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे कमर काजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमर काजी, जानना चाहेंगे वहां की सूरत हाल। जी इंशा, मैं आपको बताता चलूं कि जैसे कि आपको बताया कि कल रात में जो है तकरीबन 8 बजे के करीब जो अमरावती जिले का अचलपुर शहर है, जो एक तारीखी शहर माना जाता है, वहाँ पर दूल्हा गेट है जो एक तारीखी गेट माना जाता है शहर के अंदर। तो वहाँ पर कुछ शरपसंदों ने जो है परचम लहराया, जिसको लेकर हालात कशीदा हो गए थे और बड़ी भीड़ जो है इकट्ठा हो गई थी रात
देर रात 11:30 बजे जो है पुलिस वहां पहुंची। अमरावती से पुलिस के जत्थे वहां पहुंचाए गए, SRP और CIF के जवान वहां पहुंचे और फिर हालात को काबू में पा लिया गया। इस मामले में जो है अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बताया जाता है कि 2 पुलिस जो एहलकार है वो भी जख्मी बताए जा रहे हैं। जी, अभी किस तरह का माहौल बना हुआ है? चूंकि वहां पे पुलिस ने 144 नाफिज कर दिया गया है, तो अभी लोगों की तरफ से किस तरह का ताउन पेश किया जा रहा है? जी, अभी भी शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है और पूरे जगह जगह चाक चौबंद पुलिस का बंदोबस्त है और हर चप्पे चप्पे पे पुलिस की तैनाती है और पुलिस कुछ जरूरी काम घर से निकलने वालों को से ही जाने की इजाजत दे रही है, वरना पुलिस ने जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई है और पुलिस हर आने जाने वाले से पूछ रही है कि आखिर वो किस जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकले। बस बिल्कुल कमर काजी, इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। दूसरी जानिब महाराष्ट्र के वजारत दाखिला ने मजहबी मकामात पर लाउडस्पीकर लगाए जाने को लेकर अब एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत 3 मई तक तमाम मजहबी मकामात पर लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत लेना लाजिम किया गया है। तमाम मजहबी मकामात में मंदिर, गुरुद्वारे, मसाजिद, चर्च वगैरह शामिल है। लाउडस्पीकर लगाने के लिए हर किसी को पुलिस कमिश्नर के दफ्तर से तहरीरी इजाजत लेनी होगी और तहरीरी इजाजत मिलने के बाद ही मजहबी मकाम पर लाउडस्पीकर लगाए जा सकेंगे। नासिक पुलिस ने इस ज़िम्न में नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया है, जिसमें अजान के 15 मिनट पहले और अजान के 15 मिनट बाद तक किसी भी मजहब की पूजा अर्चना लाउडस्पीकर में नहीं की जा सकेगी। रियासत का वजारत दाखिला इस मामले को संजीदगी से ले रहा है। आज महाराष्ट्र के वजीर दाखिला दिलीप वालसे पाटिल रियासत के DIG से मुलाकात करेंगे और मौजूदा सूरत हाल से मुस्तकबिल का लाए अमल तैयार करेंगे। महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 के सेक्शन 40 अंतर्गत पुलिस आयुक्तों को यह अधिकार है कि जब भी समाज में कोई धार्मिक या सामाजिक जो उथल पुथल है उसको कंट्रोल करने के लिए जो लीगल राइट्स और कस्टमरी राइट्स हैं उनका ध्यान रखते हुए पुलिस आयुक्त वहां पर शांति प्रस्थापित करने के लिए संबंधित पक्षकारों, नागरिकों और इतर यंत्रणा को कोई भी आदेश जारी कर सकती है। इसके तहत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने जो यहाँ पर अर्ज किया था वो, साथ ही में जो मरकज़ जो समाज है उन नासिक की, उन लोगों ने जो मुस्लिम लोगों के तरफ से जो अर्ज किया था वो 18 जुलाई 2005 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय महाराष्ट्र शासन के तरफ से अलग अलग समय पर जो ध्वनि प्रदूषण के क्षेत्र में जो शासन निर्णय जारी किए गए हैं वो, और नासिक शहर पुलिस आयुक्तालय की विशेष शाखा ने जो गोपनीय अहवाल सबमिट किया है, इन 5 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पुलिस आयुक्त ने ऐसा आदेश पारित किया है कि जो मुस्लिम समाज का जो कस्टमरी राइट है अजान पढ़ने का, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है और इसके अंतर्गत जो सुबह के 5 बजे का अजान है, दोपहर के 1:15 बजे का, शाम के 5:15 और 6:30 बजे का और रात के 8:30 बजे का, ऐसे 5 अजान के समय में 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद और मस्जिद के 100 मीटर के अंतर्गत कोई भी जो है भजन कीर्तन या दूसरे वाद्य बजाने का या फिर हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ करने का अधिकार नहीं है। किसी को यदि हनुमान चालीसा का पठन पाठन करना है तो वो इस समय में जो है वो रितसर जो परमिशन है पुलिस आयुक्त की वो ले ले और उसमें ये कंडीशंस को छोड़ करके परवानगी दी जाएगी और उसके बाद से वो वहाँ। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे मुंबई से जुड़ चुके हैं प्रशांत पांडे। प्रशांत पांडे, आपसे जानना चाहेंगे कि अब हुकूमत ने इस पूरे मामले को लेकर तमाम मजहबी मकामात पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए एक अहम फैसला करार दिया है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि कुछ समय बाद ही जो है होम मिनिस्टर जो है महाराष्ट्र के, उनके साथ साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी की बैठक है और साफ तौर पर इस बैठक में सबसे अहम जो मुद्दा दिया गया है वो इसी स्पीकर को लगाने को लेकर दिया गया है। और आज सवेरे हमने देखा कि नासिक पुलिस कमिश्नर ने अपनी तरफ से जो है एक हिदायत जो है लोगों के लिए जारी कर दी। उनका साफ तौर पर कहना है कि 3 तारीख के बाद यानी 3 मई के बाद अगर किसी को भी किसी भी मंदिर, मस्जिद या फिर गिरजाघर में स्पीकर लगाना है तो उससे पहले आपको लिखित तौर पर जो है मुंबई पुलिस नासिक पुलिस कमिश्नर की तरफ से आपको लिखित इजाजत लेना होगा। उसके जो गाइडलाइंस है वो तमाम गाइडलाइंस का फॉलो करना होगा
ये चीजें जो है नासिक की तरफ से क्लियर कर दिया गया। महाराष्ट्र में आपको बताऊं ऐसे 35 जिले हैं, जिसे लेकर के महाराष्ट्र के डीजी रजनीश सेठ हर जिले के जो मुखिया होंगे पुलिस के तौर पर, उनके साथ भी उनकी जो है आज बैठक है। उस बैठक में भी यही अहम मुद्दा रखा गया है कि 3 मई के बाद लाउड स्पीकर को लेकर के क्या कुछ गाइडलाइंस होगी, क्या नियम होंगे और किस तरह से उसे फॉलो किया जाएगा। और जिस तरह से मैंने कहा कि दिलीप वळसे पाटिल जो होम मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उनके साथ साथ उद्धव ठाकरे की बैठक है मुख्यमंत्री की, और उसमें भी अहम मुद्दा यही है कि आखिर कौन से गाइडलाइंस, कौन से नियम रखे जाएं। क्योंकि दूसरे पहलू की तरफ हम देखिए तो 3 मई के बाद जिस तरह से राज ठाकरे ने ये क्लियर कर दिया है कि 3 मई के बाद जो है वो खुद हनुमान चालीसा का पाठ दिन में 5 बार मंदिरों में कराएंगे। तो उसी चीज को लेकर के ये कोशिश की जा रही है कि कहीं पर किसी प्रकार की विवाद जो है पैदा ना हो, महाराष्ट्र में जो है चीजें संतुलित रहे। इसे लेकर के जो है होम मिनिस्टर और सीएम की बैठक है, साथ ही साथ डीजी भी जो है। प्रशांत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे नोटिफिकेशन पर तमाम मजहब के लोगों का किस तरह का रद्द अमल है? बहरहाल देखिए, अभी तक मजहब के जो लोग हैं वो अपने तरीके से अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं जी। उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत अभी तक मुंबई या महाराष्ट्र से इलाकों में देखने को नहीं मिला। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर आपसी विवाद को लेकर हाथापाई जरूर हुई है, लेकिन मस्जिद और मंदिर को लेकर के ऐसी कोई बातें अभी तक सामने नहीं आ पाई है। और जिस तरह से हमने कहा कि राज ठाकरे जो बोंगे और स्पीकर को लेकर के लगातार सवाल उठा रहे हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि 3 मई के बाद जो है वो अपना स्टंट जो है शुरू करेंगे, अपना तरीका जो है शुरू करेंगे। और उसी डेडलाइन को जो है पकड़ के जिस तरह से आज बैठक हो रही है होम मिनिस्टर और सीएम की, तो देखना ये होगा कि इसमें क्या तोड़ जो निकाला जाता है, क्या रास्ता निकाला जाता है। बिल्कुल प्रशांत, इस पूरे मामले को देखने के बाद अब ये पता लगाया जा सकता है कि अब किस तरह की चीजें सामने निकल कर आ जाती हैं। हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। उत्तर प्रदेश में जुराइम पेशा लोग बेकाबू होते जा रहे हैं। कत्ल और लूट की वारदातें नहीं रुक रही हैं। गाजीपुर में एक ही खानदान के 4 अफराद का कत्ल कर दिया गया है। मियां बीवी और 2 बच्चों समेत एक ही खानदान के 4 अफराद का कत्ल कर दिया गया है। ये मामला सादात थाना हल्के का है। फिलहाल फांसी दी गई या खुदकशी की गई, पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। कर्नाटक के मंगलुरु में 3 मजदूरों की मौत वाक़ई हो गई है। जहरीली गैस लीक होने के सबब तीनों मजदूर हलाक हो गए। समीरुल इस्लाम, उमर फारूक और निजामुद्दीन नामी मजदूरों की मौत हुई है। महलुकीन का ताल्लुक मगरबी बंगाल से था। मंगलुरु के मजाफात में वाक़े एक फैक्ट्री में ये हादसा पेश आया। तीनों मजदूर फैक्ट्री में मौजूद टैंक साफ कर रहे थे। मुल्क में कोरोना के नए मामलों में तेजी देखी जा रही है। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 2183 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी अरसे में तकरीबन 2000 मरीज शिफायाब भी हुए। आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 214 अफराद की मौत भी हुई है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 11,542 है। मुल्क में कोरोना टीकाकारी मुहिम के तहत 186.54 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। चीन के शहर शिंगाई में कोरोना के 3 अफराद की मौत वाक़ई हुई है। उनकी उम्रें 89 से 91 साल के दरमियान है। मकामी हुकाम का दावा है कि लॉकडाउन के निफाज के बाद ये अमवात का पहला मामला है। शिंगाई में कोरोना के आज 22,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। मार्च के आखिरी हफ्ते में सख्त लॉकडाउन नाफिज किया गया था। जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट की जानिब से मागाम में माह रमजान अमन का पैगाम के उन्वान से एक सेमिनार का इनकाद किया गया। सेमिनार में सैकड़ों की तादाद में लोगों, मजहबी स्कॉलर, समाजी कारकुनान और सियासी तजियाकारों ने शिरकत की। शिया व सुन्नी उलमा ने भी इस सेमिनार में शिरकत की। तकरीब की सदारत पार्टी के चेयरमैन आगा सईद अब्बास रिजवी ने की। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए माह रमजान की अहमियत को उजागर किया। जिसने अपने नफ्स को पहचाना
उसने खुदा को पहचाना है। और ये महीना वाकन हमें अपने नफ्स पहचानने के लिए एक बेहतरीन मौका है। दीन इस्लाम अमन का दीन है, दीन इस्लाम मोहब्बत का दीन है, दीन इस्लाम दहशतगर्दी का दीन नहीं है, दीन इस्लाम वायलेंस करने का दीन नहीं है, दीन इस्लाम पनाह देने का दीन है, दीन इस्लाम किसी प्यासे को पानी पिलाने का दीन है। इस्लाम में किसी का कत्ल करने की इजाज़त नहीं है, किसी का खून बहाने की इजाज़त नहीं है। तो ये माह रमज़ान मुबारक से हम यही पैगाम दे सकते हैं कि रमज़ान मुबारक जो है इसका मकसद यही है कि ताकि अमन रहे, इत्तेहाद रहे, इत्तेफाक रहे। ये तज़किया नफ्स का महीना है, ये अपने आप को पाक व पाकीज़ा रखने का महीना है। इसका मतलब यही नहीं है कि खाना पीना हम इस महीने में छोड़ दें, बल्कि हर एक वो गुनाह, हर वो चीज़ जिससे खुदा का रसूल नाराज़ होता हो, उस चीज़ को तर्क करना है, ना किसी के ऊपर जुल्म। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखिए न्यूज़ 18 उर्दू।